साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शंकरी प्रसाद केस के बारे में, जो कि 1951 का केस है। सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड को समझें। देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था। और जब हम ज़मींदारी सिस्टम की बात करते हैं तो आपको पता है, एक ज़मींदार है और उसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, और कुछ ऐसे गरीब लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो उनके खेतों में काम करते हैं। अब इंडिया जब आज़ाद हुआ तो अगर हम अपने प्रियम्बल की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन की बात करें, तो हमें देखने से पता चलता है कि इंडिया एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। एक मिक्स्ड इकॉनमी के रूप में इंडिया उभर के आया। अब एक मिक्स्ड इकॉनमी में क्या होगा, कोशिश ये की जाएगी कि प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर भी हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रोल था, क्योंकि वो पब्लिक वेलफेयर वाला था, अगर हम प्रियम्बल रीड करें तो ये सब कुछ देखते हुए कि गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि किसी भी तरीके से इक्वालिटी जो है उसको प्रमोट करें, सोशल वेलफेयर को हम प्रमोट करें। ज़मींदारी सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था इनइक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। तो तब की बिहार की गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ज़मींदारी अबोलिशन एक्ट पास किया। एम क्या था? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो किसी के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, उनसे कुछ ज़मीन लेके जिसके पास कुछ भी नहीं है उनको वापस दें, ये इसका एम था। अब देखिए, अगर उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एज़ पर आर्टिकल 19 और एज़ पर आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो था उस वक्त, इट वॉज फंडामेंटल राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी की ज़मीन किसी से अगर ली जाएगी बिना उसको पैसे दिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर बिहार की सरकार या फिर मध्य प्रदेश की सरकार अगर ऐसे ज़मींदारी अबोलिशन एक्ट लेके आते हैं और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन को अगर ये लोग प्रमोट करते हैं, तो एक सेक्शन को तो बेनिफिट मिलेगा, बट एट द कॉस्ट ऑफ अदर सेक्शन, जो कि इस केस में ज़मींदार है। और इस वक्त इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड भी मिला हुआ है कि जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। तो हुआ क्या कि ऐसे सिचुएशन में जैसे ही इन गवर्नमेंट्स ने ज़मींदारी अबोलिशन एक्ट पास किया, तो ये सभी ज़मींदार जो है कोर्ट्स में जाना इन्होंने शुरू कर दिया। इन्होंने बोला हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है एज पर आर्टिकल 19 और 31, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को ऐसे फंडामेंटल राइट के रूप में बताया गया। अब देखिए, जिस नोबल कॉज के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट्स के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये सभी चीज़ें देखी कि कैसे ज़मींदार कोर्ट में जाना शुरू इन लोगों ने कर दिया, तो उनको भी लगा कि ऐसे इस तरीके से फिर ये जो पॉलिसीज़ है ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस फर्स्ट अमेंडमेंट में कुछ जो मेजर चीज़ों इन्होंने इंट्रोड्यूस की। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि ये जितने भी ज़मींदारी अबोलिशन एक्ट इन स्टेट्स के द्वारा पास करेंगे ये बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने क्या बोला कि ऐसी कानूनों को प्रोटेक्शन देने के लिए 9th शेड्यूल इन्होंने ऐड कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 9th शेड्यूल का क्या पर्पस था? इसका पर्पस था कि ये जितने भी लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए चाहे स्टेट गवर्नमेंट बनाए, इन सभी पॉलिसीज़ को अगर हम 9th शेड्यूल में ऐड कर दें तो इसका जुडिशियल रिव्यू ही नहीं होगा। कहने का मतलब है 9th शेड्यूल का जो ऑब्जेक्टिव था ये लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। और एट द सेम टाइम इसी अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 31 में 2 आर्टिकल्स ऐड करेंगे, 31 कैपिटल ए और 31 कैपिटल बी। तो 31 बी में इन्होंने क्या लिखा, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो ये किस एक्ट और रेगुलेशन की बात करें, वो एक्ट जो कि लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए जाएंगे, तो ये वैलिड होंगे। और इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दो, ये आर्टिकल 31 बी में लिखा गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 31 ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि जो एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स हैं, ज़मीनों को, प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है बाय गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। तो ये सभी जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब ये जैसे यहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया गया, तो इसको देखते हुए जितने भी ये ज़मींदार थे और इनका जो लीडर था शंकरी प्रसाद, ये सब चले गए सुप्रीम कोर्ट में और इन्होंने अपना पॉइंट क्या रखा कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है इसकी वायलेशन हो रही है और ये जो पहला जो अमेंडमेंट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको नल एंड वॉइड किया जाए। तो इन्होंने सवाल क्या खड़े किए, तो ज़मींदारों ने सवाल खड़े किए कि ये जो पहला अमेंडमेंट एक्ट है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर दूसरा सवाल जो पूछा गया, ये कैन है, दिस इज कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट, क्या ये पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि ये फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल इनके पास अथॉरिटी है। फिर इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया कि जब हम आर्टिकल 13(2) की बात करते हैं जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, उसको डिलीट कर दिया जाएगा।
तो ये जो कानून बनाए जा रहे हैं अमेंडमेंट के थ्रू, तो क्या ये जो अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कहने का मतलब है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है, क्या इसको लॉ कंसिडर किया जाएगा एज पर आर्टिकल 13(2)? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इनको लॉ कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ ऐड कर दो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी करता है तब भी वो वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13(2) जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ को कंसिडर ही नहीं करता है। आर्टिकल 13(2) में लॉ का मतलब है सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ। तो इस तरीके से जो सवाल खड़े किए गए थे उस पे सुप्रीम कोर्ट का ये कुछ आपने जजमेंट देखा। तो इस टॉपिक में साथियों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।